ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर अपना शुरू किया था लास्ट लेक्चर्स में, दैट वाज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हमने हेरिडिटी का जो पार्ट था उसको हमने कवर कर लिया है, और लास्ट लेक्चर में जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने इवोल्यूशन शुरू किया था। ठीक है, तो वहां पे हमने इवोल्यूशन के कुछ बेसिक्स देखे थे। ठीक है, कि इवोल्यूशन कैसे होता है, इवोल्यूशन एक्चुअली क्या है, ठीक है, उसके मैकेनिज्म क्या है, रीजन क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक अपन आ गए थे। उसके बाद अपन ने एक लास्ट में थ्योरी शुरू की थी, दैट इज डार्विनिज्म। ठीक है, तो डार्विनिज्म अपना हो गया था। तो जो अगली थ्योरी अपने को देखनी है दैट इज लैमार्किज्म। तो लैमार्किज्म और डार्विनिज्म में कुछ डिफरेंसेस भी हैं और कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो और आज के वीडियो को आप कंपेयर करोगे कि लैमार्किज्म और डार्विनिज्म ने क्या बेसिक डिफरेंसेस शो किए हैं, तो आपको क्लियर वो ध्यान में आ जाएंगे। तो फिलहाल हम देखने वाले हैं आज लैमार्किज्म। जो लैमार्क का जो पूरा कंप्लीट नाम था, इट वाज जीन बाप्टिस्टे डे लैमार्क। ठीक है, तो जैसे कि डार्विन ने अपने थ्योरी में जो भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देख के, उनके बिहेवियर को देख के, उनके रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म को देख के, उनके एडॉप्टेशन को देख के अपने पॉस्टुलेट्स दिए थे, अपनी थ्योरी बनाई थी, अलग अलग पॉइंट्स दिए थे, समराइज किया था अपनी स्टडी को। वैसे ही लैमार्क ने भी अपनी कुछ जो भी उसे स्टडी किया उसे कुछ पॉइंट्स में उन्होंने स्टोर किया, बेसिकली कॉम्प्रेस किया। तो जो सबसे पहला जो यहाँ पे उसका पॉस्टुलेट आता है, इट वाज इंटरनल वाइटल फोर्सेस। ठीक है, तो मैं पहले इनको एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी पॉइंट्स अपन देखने वाले हैं इन्हें मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से एग्जांपल के साथ में। लेकिन आपको इसको अभी फिलहाल यहाँ पे से पॉइंट फॉर्म में, तो आपको जो भी आप सुनोगे या आपकी बुक में जो भी होगा इससे रिलेटेड मटेरियल, आपको उसको मतलब खुद ही कंप्लीट करना है। लिखने का जो पार्ट है मैं समझा के क्लियर पूरा दे रहा हूँ, मटेरियल आपके बुक में दिया हुआ है, तो आपको उसे वहां पे कवर करना है। ठीक है, जिससे यहाँ पे बोर्ड पे पूरा का पूरा नोट करा पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये एक्चुअल क्लास में पॉसिबल नहीं है और ऑनलाइन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो आपको पूरा लेक्चर में के दौरान जितनी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है, हर पॉइंट को एग्जाम्पल से समझना है अच्छे से, ताकि आप उसे अच्छे से कवर कर सके, आपकी बुक में लिख सकें। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, जो पहला पॉस्टुलेट है दैट इज इंटरनल वाइटल फोर्स। तो लैमार्क ने जो उसकी स्टडी किया उससे उसको समझ में आया कि हर ऑर्गेनिज्म में एक इंटरनल फोर्स काम करता है। ठीक है, और ये इंटरनल फोर्स उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट और इसके लिए जरूरी है, साथ साथ में जो भी चेंजिंग एनवायरमेंट है उसमें उसे अगर फ्यूचर में सर्वाइव कर पाना है, अपनी अगली जनरेशन को उतना स्ट्रांग बना पाना है, तो उसे इस एनवायरमेंट के साथ अडॉप्ट खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए उसे इंटरनल वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू लैमार्क देयर इज एन इंटरनल वाइटल फोर्स। ठीक है, अंदर से एक शक्ति है जो कि आप में चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है, आपको इवॉल्व करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अभी अपन जो एग्जांपल देंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो फिर सेकंड पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। तो अगला जो ऑब्जर्वेशन आया लेमार्क का कि जैसे जिस टाइप का एनवायरमेंट है और उस एनवायरमेंट की जैसे नीड है, उसके हिसाब से ऑर्गेनिजम्स खुद को चेंज करते जाते हैं। ठीक, अगर सपोज वो इस टाइप के अपने उस चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ खुद को चेंज नहीं कर पाए, तो वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि वो वहां पे खुद में चेंजेस लाएं। और जरूरी नहीं है कि चेंजेस एक ही दिन में आ जाएंगे, चेंजेस आने के लिए हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ ईयर भी लग सकते हैं। लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस से जो शुरू रहनी चाहिए, जो अपन ने जिससे कल बोला था कि इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल प्रोसेस, तो यहाँ पे भी इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है, बेसिकली जो एनवायरमेंट का इफेक्ट है वो होना चाहिए। ठीक, एनवायरमेंट के इफेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें खुद में चेंजेस आने चाहिए। साथ साथ में न्यू नीड्स की बात करते हैं। तो अब एनवायरमेंट हमेशा एक जैसा स्टेबल नहीं रहने वाला, एनवायरमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहेंगे, और उन बदलावों के हिसाब से ही ऑर्गेनिज्म को खुद में कंटिन्यूस अडॉप्टेशन लाने पड़ते हैं, खुद में बॉडी में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और जब ये चेंज कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर वो ऑर्गेनिज्म या फिर उसके आने वाली जो जनरेशन है वो स्टेबल हो जाती है और उस चेंज्ड एनवायरमेंट में वो सर्वाइव आराम से कर पा रही है। नेक्स्ट है फिर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो जो ऑर्गन्स सपोज बहुत ज्यादा यूज में आएंगे, उनका यूज और बढ़ेगा। ठीक है, वो आगे मतलब अगली आने वाली जनरेशन भी उसे मेंटेन करके रखेगी। लेकिन अगर सपोज कोई ऑर्गन यूज में नहीं आ रहा है, वेस्ट है, तो धीरे धीरे क्या टाइम के साथ साथ इरेज हो जाएगा, बेसिकली जो इवोल्यूशन के दौरान आपकी बॉडी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में पॉइंट ले रहा हूँ सारे। फिर है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो जो भी कैरेक्टर्स आपने एक्वायर्ड किए, ठीक है, नई बदलती नीड के हिसाब से आपने एनवायरमेंट चेंजिंग एनवायरमेंट के हिसाब से आपने खुद में चेंजेस लाए, और अब उससे क्या है, अपने
आपकी जब नई प्रोजेनीज बनेगी तो उनमें भी वो कैरेक्टर्स जाने चाहिए। अदरवाइज क्या है, अगर सिर्फ आप सिंगल जनरेशन के लिए उन कैरेक्टर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो फिर इतना टाइम उस पर जो गंवा के कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जरूरी क्या है कि जो कैरेक्टर इनहेरिट हुए हैं, आपने जो गेन किए, सॉरी, वो इनहेरिट भी हो, ठीक है, अगली जनरेशन में भी जाए और उसकी अगली जनरेशन में जाए, और ऐसे करते करते हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन में जाते रहे। तो यहाँ पे लेमार्किज्म से रिलेटेड जो सबसे अच्छा एग्जांपल आता है दैट इज नेक ऑफ जिराफ। ठीक, नेक ऑफ जिराफ। ठीक, तो देखो अब पहला पॉइंट, इंटरनल वाइटल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लेमार्किज्म कि हर ऑर्गेनिज्म में, मतलब जिराफ में, इंटरनल वाइटल फोर्स होता है जो कि, और अब इंटरनल वाइटल फोर्स है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड नीड्स। तो सपोज अगर एनवायरमेंट बदल रहा है और नई नीड्स अराइज हो रही है, तो बदलने का मीनिंग क्या है देखो समझो। मान के चलो कि जिराफ किसी फॉरेस्ट में रह रहा है जहाँ ग्रासलैंड है बेसिकली, ठीक है, और वहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है, तो ऊंचे पेड़ों पे बेसिकली जो भी लीव्स लगती है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन का, आज का जो मान लो जिराफ है, ठीक, तो ये जिराफ का हाइट जो है आज के डंकी या फिर हॉर्स के जैसा है। ठीक, तो इस हाइट से वो ऊंचे पेड़ों की तो पत्तियां खा नहीं सकता, तो उससे जरूरी क्या है कि जो उसके जो बेसिकली लैंड एरिया है वहां उसके आसपास का, वहां पे जो बहुत सारी ग्रासेस हैं उसे खाए। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स मतलब घास खाने वाले और प्लांट पे डिपेंड करने वाले जो एनिमल्स हैं, उनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ा, और ये पॉपुलेशन इतना वाइडली बढ़ा, इतना स्पीड से बढ़ा कि जो ग्रासेस हैं उनका नंबर्स कम होने लगे। ठीक है, बहुत ही कम होने लगी। तो फूड की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, एंड दैट इज नथिंग बट चेंज इन द एनवायरमेंट। ठीक, अब चेंज इन द एनवायरमेंट जैसे जैसे होने लगा, तो जिराफ को क्या ध्यान में आया, जिराफ को उसकी नीड्स की जरूरत पड़ी, नई नीड्स की। तो नई नीड उसकी क्या थी, नई नीड जिराफ की ये थी कि जो जो पेड़ पे बड़ी बड़ी पत्तियां थी, बहुत सारी पत्तियां थी जो हाइटेड प्लांट्स पे, उन पे उसकी नजर गई, यार अपन इन पत्तियों को अपन खा सकते हैं। ठीक, तो अब उनने टारगेट किया अपनी पत्ती, क्योंकि ग्रासेस तो खत्म हुए, जो ग्रासलैंड था तो खत्म होते आ गए, वहां पे ग्रासेस बहुत ही कम है क्योंकि लोग ज्यादा हो गए, वहां पे एनिमल्स ज्यादा हो गए फल खाने वाले। तो अब बड़ी जो पत्तियां, जो प्लांट पे पत्तियां हैं, उन पे उसने टारगेट किया, और धीरे धीरे क्या है, उसने ऐसा अपने दोनों सामने के पैरों को ऊपर करके अपनी जो नेक है उसको स्ट्रेच करके उन पत्तियों को खाना शुरू किया। जब उन्हें पत्तियां खाना शुरू किया, जैसे कि आजकल जो बकरियां आपने देखी है, तो वो भी ऐसे बेसिकली अपने आप को अपने पैर ऊपर करके और थोड़ी नेक को स्ट्रेच करके पत्तियां खाने की कोशिश करती है, वैसे ही जिराफ ने भी कोशिश की। और इस दौरान जब धीरे धीरे जो मिनिमम हाइट की लीव्स थी वो भी खत्म होने लगी, तब उसे अपनी नेक को और स्ट्रेच करना पड़ा। तो ऐसी हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन भी थी, फिर और पत्तियां कम होने लगी तो उसे और स्ट्रेच करना पड़ा अपनी नेक को, और ऐसा करते करते एक ऐसा टाइम आया कि उसकी जो नेक का साइज है काफी धीरे धीरे बढ़ने लगा। साथ साथ में फ्रंट पैर जो है, सामने के फोर आर्म्स जो थे, उसके फोर लिम्ब बोल सकते हैं, उनपे भी स्ट्रेच आया और उनकी भी लेंथ धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो जो चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ साथ जो नई नीड्स बनने के कारण कुछ ऑर्गन्स का ज्यादा यूज होने लगा। तो कौन से ऑर्गन का ज्यादा यूज होने लगा, दैट इज फोर आर्म और जो उसकी नेक थी बेसिकली उसका। तो जब ऑर्गन्स का ज्यादा यूज होने लगा तो उनमें डेवलपमेंट आए, वो ग्रो हुए बेसिकली। ठीक, और ये जो कैरेक्टर्स थे बेसिकली, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे, ऐसी हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन में ट्रांसफर होने लगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जो कैरेक्टर कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसका यूज आगे भी होने वाला है, तो क्या होता है, उस कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होने लगता है। और आज जो हम लंबे लंबे जिराफ देख रहे हैं, उनकी हाइट देख रहे हैं, उनके लंबे पैर देख रहे हैं, ये क्यों पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि उस टाइम के जो एनवायरमेंट था उससे नई नीड्स जनरेट हुई। इन नीड्स को जनरेट करते टाइम उस जिराफ के बॉडी का एक इंटरनल फोर्स था, वो काम किया, जिसने क्या किया, उसके कुछ ऑर्गन्स को डेवलप करने में हेल्प किया। ठीक, तो इस टाइप से बेसिकली ये एक जो लेमार्क ने अपने पॉस्टुलेट्स दिए और उसकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ये थ्योरी भी काफी एक्सेप्टेबल रही, बहुत लोगों ने इसे सराहा कि बहुत अच्छी थ्योरी है करके, जो कि इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है अच्छे तरीके से। ठीक, तो इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि व्हाइट पोलर बियर,
वाइट पोलर बियर, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक, उसकी जगह सपोज मैं बोल रहा हूँ कि व्हाइट कलर क्यों अडॉप्ट किया, अगर व्हाइट बियर, अगर सपोज ब्लैक बियर यहाँ पे है, तो जब ये ब्लैक बियर का एनवायरमेंट चेंज हुआ होगा, जब वो ठंडी जगह पे पहुंच गया, वहां पे ठंडी बहुत हो गई, टेम्परेचर कम हो गया, बर्फ वहां पे बहुत गिरी, आइस एकदम व्हाइट कलर की थी, तो उसने खुद को छुपाने के लिए धीरे धीरे खुद में चेंजेस लाने शुरू किए। पहले ब्लैक से ब्राउन और ब्राउन से व्हाइट, इस टाइप से कन्वर्ट हुए होंगे। ठीक है, ताकि वो छुप भी सके और अपने जो भी उनका शिकार है, जो भी उनका प्रे रहेगा, उसे भी पकड़ने में उन्हें हेल्प मिले फिर उससे। ठीक है, तो ये एक और अच्छा एग्जांपल है लेमार्किज्म का, बोल सकते हैं। ठीक, तो इस टाइप से लेमार्किज्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको थ्योरी जब पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अपने को क्या क्या पॉइंट्स में कवर करने हैं और क्या नहीं समझा क्या समझा। ठीक, तो अपनी बुक से अगर पढ़ लेंगे और इस पॉइंट को कवर कर लेंगे। तो यहाँ लेमार्किज्म को हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगला पार्ट अपने को कवर करना है, दैट इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। देखो, तो पहला पार्ट हमने जो समझा था इस चैप्टर का, दैट वाज इवोल्यूशन और इवोल्यूशन का कंसेप्ट। और इवोल्यूशन के कंसेप्ट के बाद अब इवोल्यूशन सच में होता है, अपने को ये चेक करना है पहले तो। ठीक, तो इवोल्यूशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ नई स्पीशीज। तो ये पॉइंट देखो, इविडेंसेस पहले तो है क्या समझ लो। एविडेंस अपने को देने किस चीज के? हम ये कह रहे हैं इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो लोग क्या बोल रहे हैं, बताओ भाई इवोल्यूशन हो रहा है तो उसका सबूत दो, एविडेंस दो उसके। तो हम उनको एविडेंस देने वाले हैं। तो पहले एविडेंस देना किस चीज के? एविडेंस देना है हमको नई स्पीशीज बनने के, क्योंकि इवोल्यूशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। नई स्पीशीज का बनना पुरानी वाली से। तो नई स्पीशीज अगर बन गई, इसका मतलब है इवोल्यूशन हुआ। तो ये पॉइंट पहले बहुत अच्छे समझ लो कि जब हम बात कर रहे हैं कि आपको एविडेंस देना है इवोल्यूशन का, तो किसका एविडेंस देना है? इवोल्यूशन वर्ड का नहीं, इस नई स्पीशीज बनने का पुरानी स्पीशीज से, पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज बनी, इस बात का अपने को एविडेंस देना है। ठीक, तो अब एविडेंस दोगे कैसे? सपोज, तो एविडेंस देने के लिए जरूरी क्या है कि ओल्ड और न्यू, ठीक, या फिर दो एग्जिस्टिंग स्पीशीज जो है, जो अभी भी एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, दो एग्जिस्टिंग स्पीशीज जो आपस में, जो अभी भी एनवायरमेंट प्रेजेंट है, उनके बीच में आप रिलेशन सेट करके बताओ, या फिर जो पहले प्रेजेंट थी और अब प्रेजेंट है, उनमें आप रिलेशन सेट करके देखो। अगर आप उन दो में रिलेशन सेट कर देते हो तो आप क्या बताओगे कि ओल्ड से न्यू स्पीशीज बनी है, ठीक है, या फिर जो ए और बी एग्जिस्टिंग स्पीशीज है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब है या तो बी या तो ए से ओरिजिन हुई है, या फिर ए से बी ओरिजिन हुआ है। तो अल्टीमेटली ओरिजिन हुआ है तो क्या हुआ है? स्पीशीज तो बना ही है ना। ए बी से बने या बी ए से बने, स्पीशीज बनी, मतलब इवोल्यूशन हुआ, या दैट इज योर एविडेंसेस। तो ये जो इसमें अभी बता रहा हूँ, ये एग्जाम में लिखने का नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखना है और किस लैंग्वेज में लिखना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप समझ लो कि आपसे पूछा क्या है। बहुत बार मैं हर बैच में यही प्रॉब्लम आता है, मैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बोल के थरोली पढ़ा देता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में सपोज इसने लिख दिया कि सपोज एनाटॉमिकल एविडेंस, तो ये कहां से आ गया, उसमें इसका रिलेशन क्या हो रहा है? ठीक, तो हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज थी पहले के और आज के स्पीशीज में, या फिर जो अभी प्रेजेंट स्पीशीज है उनमें क्या सिमिलैरिटी है। और मैं हर एविडेंस के कंप्लीट होने के बाद या एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये बात रिपीट करूंगा कि जो नई स्पीशीज बनी या पुरानी, या फिर जो एक्सिस्टिंग स्पीशीज के बीच में रिलेशन है, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट, एक दूसरे से ही ओरिजिनेट हुए होंगे, और यही है आपका एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, तो इस पॉइंट को जब मैं पिछले 3 मिनट से बोल रहा हूँ, इस बात को अच्छे से एक बार और सुनना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 बार सुनना, और उसके बाद ही फिर इन इवोल्यूशन के आगे लेक्चर सुनना। ठीक, तो सबसे पहला अपन पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में। पहला पॉइंट है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो पैलेंटोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ फॉसिल। ठीक, तो फॉसिल से मिलने वाले एविडेंसेस। ठीक, तो अगर सपोज मैं ऐसा कहूं कि
सपोज जैसे डायनासोर्स हैं, ठीक। तो डायनासोर्स के जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, जो डायनासोर्स के बोन्स मिले, डायनासोर की बोन्स मतलब क्या मिले, फॉसिल्स जो मिले, ठीक है, डायनासोर के फॉसिल्स जो मिले, उनकी अगर आप अच्छे से स्टडी करो, उनका बैकबोन, ठीक है, उनका टेल पैटर्न, उनका जो ईटिंग हैबिट, ठीक है, उनका जो रिप्रोडक्शन पैटर्न, ये सब अगर आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि डायनासोर्स जो थे वो आज के रेप्टाइल से काफी मिलते जुलते हैं, ठीक। क्या आपने स्टडी किए, आपने फॉसिल स्टडी किए, किसके, डायनासोर के। आपको क्या ध्यान में आया कि दोनों में बहुत ज्यादा कोरिलेशन है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि डायनासोर्स को रेप्टाइल्स कंसिडर किया गया है। इसका मतलब है अगर सपोज मैं आज के में सपोज क्रोकोडाइल्स की बात करूं, क्रोकोडाइल की, तो आज के क्रोकोडाइल किससे बने हैं, इन्हीं डायनासोर से बने होंगे। क्रोकोडाइल के बहुत सारे कैरेक्टर डायनासोर से मैच होते हैं, ठीक। तो ये क्या प्रूफ करता है कि क्रोकोडाइल जो है ये आज प्रेजेंट है और ये किससे बना है, डायनासोर से बना है। मतलब डायनासोर से क्रोकोडाइल क्या हुए, इवॉल्व हुए। इवॉल्व हुए इसका मतलब क्या है, ये नई स्पीशीज है और ये एग्जिस्टिंग स्पीशीज है। तो यही तो इवोल्यूशन है कि पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज का बनना, दैट इज इवोल्यूशन। तो ये जो फॉसिल मिले इस डायनासोर के, ये किस में हेल्प कर रहे हैं, ये क्या बताने में हेल्प कर रहे हैं कि पहले की इवोल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पे वही पॉइंट मैंने फिर प्रूफ किया कि फॉसिल्स की हेल्प से आप क्या बता रहे हो, इवोल्यूशन होता है। तो यही तो एविडेंस है, कोई चीज अगर कुछ प्रूफ कर दे, दैट इज एविडेंस। तो यहाँ पे फॉसिल्स एज अ एविडेंस काम कर रहे हैं। तो एक और फॉसिल का एविडेंस है कनेक्टिंग लिंक का, दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो एक वर्ड आता है कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक बोल तो मान के चलो कि कोई ए स्पीशीज है और मान के चलो कोई बी सी स्पीशीज है, ठीक है। तो सी के कुछ कैरेक्टर बी में है और ए के कुछ कैरेक्टर बी में है, ठीक है। मतलब बी जो है थोड़ा सा ए जैसा भी है और सी जैसा भी है, ठीक। तो ये क्या प्रूफ करता है कि जो बी है इन दोनों के बीच क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो वैसे ही अपने पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स का, एंड इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की, ठीक है। एव्स और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स। इसका मतलब क्या है समझ लो। अगर मान के चलो कि मैं बोल रहा हूं ये रेप्टाइल्स हैं और ये एव्स हैं, मतलब बर्ड्स हैं, ठीक है। एव्स, ये रेप्टाइल्स और ये है नीचे आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक, कनेक्टिंग लिंक। तो इस फॉसिल का मिलना, देखो आर्कियोप्टेरिक्स अभी प्रेजेंट नहीं करता, इसका एक फॉसिल मिला है, ठीक है। इसलिए इसको पैलेंटोलॉजी के साथ लिखा हुआ है। देखिए आर्कियोप्टेरिक्स का एक फॉसिल मिला है। इसमें फॉसिल में क्या दिख रहा है कि ये थोड़ा बहुत रेप्टाइल जैसा है और ये थोड़ा बहुत एव्स जैसा भी है, मतलब इसमें रेप्टाइल्स कैरेक्टर भी है और एव्स के कैरेक्टर भी है। तो इसका मिलना ये प्रूफ करता है कि रेप्टाइल से डायरेक्टली एव्स नहीं बने, ठीक है, या फिर एव्स से डायरेक्टली रेप्टाइल्स नहीं बने। इसका बीच में होना ये प्रूफ करता है कि रेप्टाइल से पहले एव्स बने, सॉरी रेप्टाइल से पहले आर्कियोप्टेरिक्स बना और आर्कियोप्टेरिक्स से फिर एव्स बना, ऐसा हुआ होगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि एव्स से पहले आर्कियोप्टेरिक्स बना और आर्कियोप्टेरिक्स से फिर रेप्टाइल्स, कुछ भी हो। लेकिन इसका बीच में प्रेजेंस ये प्रूफ करता है कि एक से पहले दूसरी स्पीशीज बनी, फिर दूसरी से तीसरी स्पीशीज बनी, तो ये नई स्पीशीज बनी, नई स्पीशीज से फिर और नई स्पीशीज बनी, और नई स्पीशीज का बनना ही क्या है, दैट इज इवोल्यूशन। तो आर्कियोप्टेरिक्स मतलब कनेक्टिंग लिंक का इस टाइप से मिलना, ये सबूत है, ये प्रूफ है, ये एविडेंस है कि इवोल्यूशन होता है, ठीक। तो दैट इज योर second that is your paleontological evidences and connecting link which proves that evolution is going on, ठीक, and they are evidence of evolution। तो अगला सेकंड एविडेंस आया यहाँ पे एनाटॉमिकल एविडेंस। तो एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक। तो
एनाटॉमिकल एविडेंस में जो अगला पार्ट अपन देखने वाले हैं कि एनाटॉमिकल एविडेंस में बेसिकली हम 3 डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स पढ़ते हैं। एनाटॉमी मतलब किसकी? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स की स्टडी क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। तो एनाटॉमी इज बेसिकली स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो यहां पे हम 3 टाइप के ऑर्गन पढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑर्गन। तो इसमें सबसे पहला आता है होमोलोगस ऑर्गन, सेकंड आते हैं एनालॉगस ऑर्गन और तीसरे आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक, तो सबसे पहले आ जाओ होमोलोगस ऑर्गन में। तो देखो इसको याद कैसे रखना है। बहुत बार होता है कि बच्चे होमो का एना में लिख देते हैं, एना का होमो में। तो याद कैसे रखना? होमो मतलब क्या होता है? सेम। और लोगस का एक दूसरे लैंग्वेज में बोलो तो लगने वाले। तो सेम लगने वाले ऑर्गन्स। तो इसका मतलब क्या है? होमोलोगस ऑर्गन कैसे होंगे? सॉरी, सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। तो बिल्कुल इसके उल्टे ही होते हैं। सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आप डेफिनेशन देख लो। सच the organs which are similar in structure but different in function, they are called as homologous organs. Analogous organ की definition क्या होगी? The organs having similar function but different structure is called as analogous organ. Vestigial organ को दस देखेंगे, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देख लो। तो सिमिलर स्ट्रक्चर वाले, तो जैसे इसमें आते हैं फोरलिम्ब, मतलब सामने के हाथ। फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स, ह्यूमन, बैट्स। ठीक, एनालॉगस में एग्जांपल आएंगे विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। ठीक, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं, पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल होमोलोगस ऑर्गन के। तो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल जो है फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स, ह्यूमन एंड बैट्स। तो अगर आप हॉर्स, ह्यूमन और बैट्स का जो बेसिकली फोरलिम्ब मतलब सामने के हाथ जो है बेसिकली उनकी बात देखोगे तो ये तीनों के इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर है। ठीक है, सब में से जॉइंट्स हैं। जैसे हमने देखा ना जॉइंट है यहाँ पे, वैसे भी मेन बोन है और इसके बीच में जॉइंट है। बैट में भी, ह्यूमन में भी और हॉर्स में भी। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्चर कैसी है इनकी? इंटरनल सिमिलर है, लेकिन तीनों के जो बेसिकली फंक्शन है वो यहाँ पे अलग है। जैसे हॉर्स का फंक्शन क्या है? हॉर्स का फंक्शन फोरलिम्ब का भाग दौड़ने के लिए, ह्यूमन का फंक्शन चीजों को पकड़ने के लिए, बैट का फंक्शन उड़ने के लिए। ठीक, तीनों के फंक्शन क्या हो गए? अलग हो गए, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर है। ठीक, तो ये क्या हो गए? होमोलोगस ऑर्गन। तो अब होमोलोगस ऑर्गन एविडेंस कैसे हुआ? तो इन तीनों की इंटरनल स्ट्रक्चर का सिमिलर होना ये क्या बता रहा है कि तीनों में कुछ न कुछ सिमिलैरिटी है। तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं, तीनों में सिमिलैरिटी है। इसका क्या ये मतलब निकलता नहीं कि तीनों किसी न किसी एक कॉमन एंसेस्टर से बने होंगे? तो कॉमन एंसेस्टर मान के चलो कोई ए होगा, उससे ये अलग अलग बी बना, सी बना और डी बने मान लो। ठीक है, ये तीनों मतलब हॉर्स, ह्यूमन, बैट्स, बीसीडी है, ये किससे बने? कॉमन एंसेस्टर से बने। तो कॉमन एंसेस्टर मतलब क्या हो गया? ओल्ड स्पीशीज। और ये तीनों क्या हो गए? न्यू स्पीशीज। तो ओल्ड से न्यू स्पीशीज बन रही है, ये पॉइंट क्लियर है। तो ओल्ड से न्यू स्पीशीज बन रही है, यही तो इवोल्यूशन है, यही तो एविडेंस है। तो यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन क्या है? दे आर अगेन वर्किंग एज एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। ठीक, वैसे भी राजा एनालॉगस ऑर्गन में, तो यहाँ पे क्या है? फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर सेम है। तो जो विंग्स ऑफ इंसेक्ट हैं, विंग्स ऑफ इंसेक्ट बेसिकली दे आर
ट्रांसपेरेंट प्रोटीनेशियस लाइक स्ट्रक्चर। वहीं बर्ड्स की अगर बात करोगे तो यहाँ पे हॉलो बोन्स प्रेजेंट हो सकती है, विथ फेदर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर कैसे है, अलग है दोनों की, लेकिन फंक्शन क्या आ रहा है, सबके सेम है दोनों के उड़ने के लिए। सो दे आर एनालॉगस ऑर्गन्स। और लास्ट आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का पहले सुन लो, फिर बता एक्सप्लेन करता हूँ इसको। दे वेयर प्रेजेंट इन आवर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थे, नॉट इन अस, हम में नहीं है, बट सम टाइम अपीयर्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है वर्ली फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, और भी एग्जांपल है लेकिन मैं इस एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थे, हम में प्रेजेंट नहीं है, बट कभी कभी दिखाई देते हैं। ठीक, कभी कभी मतलब कुछ कुछ नए जो प्रोजेनिस बनती है उनमें कभी कभी अपीयर हो जाते हैं वो। ठीक, जैसे कि वर्ली फॉर्म अपेंडिक्स। तो बेसिकली अपेंडिक्स सुन लो क्या है। अपेंडिक्स बेसिकली जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका टर्मिनल जो पोर्शन में छोटी सी हुक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि फिलहाल डेवलप नहीं है, बहुत ही छोटी माइन्यूट इनएक्टिव स्ट्रक्चर है। लेकिन हम जो हमारे एंसेस्टर्स है मतलब मंकीज, उनमें प्रेजेंट थी, हम में नहीं है। उनमें क्यों प्रेजेंट थी, क्योंकि ये जो बेसिकली अपेंडिक्स था ये एक सेलुलेज करके एंजाइम सीक्रेट करता है, जो कि सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करता है। सेलुलोज इसमें लीफ में प्रेजेंट होता है। तो पहले हमारे एंसेस्टर क्या खाते थे, लीफ खाते थे, तो उनमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम की जरूरत पड़ती थी, और ये सेलुलेज एंजाइम कौन सीक्रेट करता था, अपेंडिक्स। तो जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, तो हम पेड़ से नीचे उतरे और अपना फूड हमने चेंज किया, फूड हैबिट चेंज की, तो हमें अपेंडिक्स की जरूरत पड़ी नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन में वो खत्म हो गई। जैसे कि हमने लेमार्किज्म पढ़ा, यूज नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हम में अब अपेंडिक्स नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स में अभी भी है, हम में अब नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आप देखो कि अपेंडिक्स के पेशेंट आते हैं, ये अपेंडिक्स ग्रोथ करने लगता है। ठीक है, काम नहीं है लेकिन बिना काम ग्रो करने लगता है, तो फिर उसका ऑपरेशन करना होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में वर्ली फॉर्म अपेंडिक्स क्या हुई, अपीयर हुई। हम में नॉर्मली होना चाहिए क्या, नहीं, लेकिन अपीयर हुई। और कहां से आई, हमारे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स के थ्रू आई। तो इसका प्रूफ मतलब क्या होता है कि हमारे एंसेस्टर्स अगर मंकी थे, तो मंकीज से हम में क्या आ रही है, ये अपेंडिक्स कभी कभी अपीयर हो रही है। तो ऐसे ऑर्गन्स जो पहले थे अब नहीं है, लेकिन कभी कभी अपीयर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्लियर। एक और एग्जांपल है ह्यूमन टेल। कभी कभी